तो गाइज़ गुड इवनिंग। सो गाइज़ 5 अगस्त की विज़न की डेली करंट अफेयर्स की मैगज़ीन अपडेट हो गई है। अपडेट तो भाई 2 घंटे पहले ही हो गई थी, लेकिन मेरे घर के पास बहुत पटाखे बज रहे हैं क्योंकि आपको पता ही है आज अयोध्या में राम मंदिर की ईंट रखी है प्रधानमंत्री ने, तो भाई उसी की वजह से बहुत पटाखे बज रहे थे। तो मैंने सोचा यार इतनी डिस्टर्बेंस में मैं वीडियो क्यों बनाऊँ, तो इसलिए मैं अभी लेके आई हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक, ओपनिंग अप ऑफ द सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन टू बेनिफिट कस्टमर। अभी क्या है, जो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड है उसने प्रपोज किया है कि जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं उन्हें क्या करना होगा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर असेस देना होगा किनको, थर्ड पार्टी कंपनीज़ को, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस और पाइप नेचुरल गैस को क्या कर सके, मार्केट कर सके बेस्ड ऑन ट्रांसपोर्टेशन तारीफ। ठीक है, अभी करंटली क्या है, एट प्रेजेंट क्या है, जो एक इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड है दिल्ली का और महानगर गैस लिमिटेड है मुंबई का, वो क्या करते हैं, सिर्फ वही दो सीजीडी कंपनी दैट इज द सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, दो ही हैं जिनके पास एक्सक्लूसिवली राइट है टू लेक ऑपरेट एंड एक्सपेंड गैस डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर इन देयर रिस्पेक्टिव जियोग्राफीज एज वेल एज मार्केट बोथ सीएनजी एंड द पीएनजी। ठीक है, सो गाइस आपको समझ में आ गया होगा। देखो क्या है, अभी फ़िलहाल ही में दिल्ली के एक इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड और मुंबई की महानगर गैस लिमिटेड, उन दोनों के पास राइट है कि वो क्या कर सकती हैं, गैस डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकती हैं। ठीक है, या फिर मार्केट कर सकते हैं दोनों, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस भी और पाइप नेचुरल गैस भी। लेकिन अभी क्या है, जो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड है उसने प्रपोज किया है कि ये जो सीजीडी कंपनीज़ हैं उन्हें क्या होगा, उन्हें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर असेस थर्ड पार्टी कंपनीज़ को भी देना होगा, ताकि जो सीएनजी और पीएनजी हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा मार्केटिंग हो। ठीक है, क्योंकि अगर 2 कंपनीज़ हैं, कहाँ अगर 10 कंपनीज़ हैं तो ज़्यादा मार्केटिंग होगी ना। तो यही बात है जो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड ने रखी है। ठीक है, अभी क्या है, तारीफ वुड बी सेट बाय द इनकम्बेंट प्लेयर्स बट रेगुलेटेड बाय द पीएनजीआरबी। देखो इनकम्बेंट क्या, एग्जिस्टिंग प्लेयर, तो तारीफ अभी कौन सेट करेगा, यही जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स कौन कौन से हैं, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड या महानगर गैस लिमिटेड, तारीफ यही सेट करेंगे। लेकिन रेगुलेट कौन करेगा, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड, ये क्या करेगा, रेगुलेट करेगा। अब कस्टमर पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ऑफ कोर्स अब आप देखो ना, कहाँ 2 बंदों के बीच में कंपटीशन है, कहाँ 10 बंदों में कंपटीशन है। जब कंपटीशन ज़्यादा होगा तो हर एक बंदा क्या करेगा, अपने प्रोडक्ट की कीमत घटाएगा जानबूझ के कि हाँ यार मेरा प्रोडक्ट बिके। ठीक है, इस वजह से कंपटीशन बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं जो कॉस्ट होगी वो क्या होगी, घटेगी। ठीक है, तो यही है, एंड ऑफ द मार्केटिंग एक्सक्लूसिविटी में लेड टू द सम कंपटीशन एंड लोअर प्राइजेस ऑफ द सीएनजी। ठीक है, तो प्राइस जो होगा सीएनजी का वो लोअर होगा। अब जो सीजीडी कंपनीज हैं उन पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ऑफ कोर्स उनका प्रॉफिट है वो कम होगा। ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ सीजीडी कंपनीज वुड बी अफेक्टेड सिग्निफिकेंटली इफ देयर मार्केट शेयर इज टेकन अप बाय द कॉम्पिटिटर। ऑफ कोर्स कहाँ वो 2 ही कॉम्पिटिटर, अब कहाँ 10 कॉम्पिटिटर आ गए तो मार्केट का शेयर और कॉम्पिटिटर्स ने ले लिया तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी तो पे इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, and it may even reduce their ability to invest further in expanding gas distribution infrastructure। अब क्या, जब उन्हें प्रॉफिट नहीं होगा तो वो फ्यूचर में क्या होएगा, इस जो गैस डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या करेंगे, इन्वेस्ट कहीं ना कहीं कम करेंगे या फिर इन्वेस्ट करने से पीछे हटेंगे। ठीक है, तो यही है कि क्या इंपैक्ट पड़ेगा सीजीडी कंपनीज पे। ठीक है, तो ये हमने देख लिया, एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ सीजीडी कंपनीज वुड बी अफेक्टेड सिग्निफिकेंटली इफ देयर मार्केट शेयर इज टेकन अप बाय कॉम्पिटिटर्स and it may even reduce their ability to invest further in expanding गैस डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, सो ये आपको समझ में आ गया होगा पीजीएनआरबी ने क्या क्या बोला है। पहली बात यही बोला है, सीजीडी कंपनीज को जरा ओपन अप करो, इंफ्रास्ट्रक्चर असेस दो थर्ड पार्टी कंपनीज को भी, ताकि क्या है जो हम सीएनजी और पीएनजी का ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट कर सकें। फिर हमने देख लिया कंज्यूमर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कंज्यूमर पे इम्पैक्ट यही पड़ेगा कि जो प्राइस है वो लोअर होएगा, लेकिन जो कंपनीज पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उनके इम्पैक्ट उनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ेगा। अब सीजीडी नेटवर्क क्या है, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है पाइपलाइंस का, ताकि हमें सप्लाई हो सके किसकी, नेचुरल गैस के लिए, किस किस के लिए, डोमेस्टिक पर्पस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए भी है, कमर्शियल पर्पस के लिए, एंड सीएनजी स्टेशन सिचुएटेड इन अ स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया। ठीक है, सो आई होप आपको ये फर्स्ट न्यूज़ समझ में आई हो। आगे चलते हैं, इम्पैक्ट ऑफ शुगर इंडस्ट्री ऑन वाटर, फूड एंड एनर्जी रिसोर्सेज। देखो गाइस आपको पता है जो शुगर है वो बहुत ज़्यादा क्या पानी कंज्यूम करते हैं, जो मतलब कि खेती होती है शुगर की वो बहुत ज़्यादा वाटर क्या करती है, यूटिलाइज़ करती है, और क्या है लैंड भी बहुत ज़्यादा यूटिलाइज़ करती है, जिस वजह से क्या है हमारे फूड सिक्योरिटी और वाटर सिक्योरिटी दोनों कहीं ना कहीं चैलेंज है। ठीक है, क्योंकि जितने लैंड पे अगर हम शुगर उगा रहे हैं, अगर उस लैंड पे हम कोई न्यूट्रिशनल फूड क्रॉप उगाएं तो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिट है, हमारी पॉपुलेशन को उससे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, जो हमारी अंडर न्यूट्रिशन की जो प्रॉब्लम है वो कहीं ना कहीं हमारी कम होगी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं तो फूड सिक्योरिटी के लिए भी चैलेंज है, वाटर सिक्योरिटी के लिए भी चैलेंज है, दूसरा एनर्जी रिसोर्सेज के लिए पर ये
अभी हम बताएंगे जो एनर्जी सोर्सेज में क्या है, क्योंकि जो कहीं ना कहीं हम जो आजकल जो पेट्रोल है हम उसमें बायो इथेनॉल ब्लेंड करें, ठीक है। तो शुगर इंडस्ट्री का क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा है वाटर, फूड और एनर्जी रिसोर्सेज पे, तो इस न्यूज़ में हम ये देखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। A comprehensive analysis of India's sugar industry is conducted by Stanford researcher। जो स्टैनफोर्ड के रिसर्चर्स हैं उन्होंने ये स्टडी एनालिसिस की है इंडिया की शुगर इंडस्ट्री पे। फाइंडिंग क्या है, शुगर कैन कल्टीवेशन इन इंडिया हैज़ एक्सपेंडेड बिकॉज ऑफ द पॉलिसीज दैट इंसेंटिवाइज प्रोडक्शन इंक्लूडिंग अ मिनिमम प्राइस, गारंटीड सेल्स ऑफ शुगर केन एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शुगर। अभी क्या है, हमने ये देखने को मिला है कि पिछले कुछ सालों से जो शुगर केन की कल्टीवेशन है, गन्ने की जो कल्टीवेशन है वो बढ़ी है। क्यों बढ़ी है, क्योंकि गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनाई हैं, जैसे क्या है ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें मतलब कि सब्सिडीज़ दी हैं या फिर एक मिनिमम प्राइस उनके लिए इंक्लूड किया, ठीक है। सेल्स ऑफ गारंटी सेल ऑफ शुगर केन किया है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शुगर। तो ये कुछ पॉलिसीज़ की वजह से शुगर केन का जो कल्टीवेशन है वो क्या बढ़ा है। शुगर केन कल्टीवेशन यूजेज अप मोर लैंड एंड वाटर, ये मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ कि जो शुगर केन का कल्टीवेशन है वो ज़्यादा पानी और ज़्यादा जो लैंड है उसको यूज़ करता है। दिस वजह से दस रिड्यूसेस द यूज़ ऑफ दीज रिसोर्सेज फॉर फूड्स दैट आर रिच इन माइक्रोन्यूट्रिएंट। इस वजह से जो लैंड हम फूड क्रॉप्स में यूज़ कर सकते थे, ठीक है, जो कि माइक्रोन्यूट्रिएंट में रिच है, उनकी जो फूड की जो उगाई है वो कहीं ना कहीं रिड्यूस करता है एंड पोजिंग अ थ्रेट टू द वाटर एंड द न्यूट्रिशन सिक्योरिटी। इस वजह से कहीं ना कहीं वाटर सिक्योरिटी और न्यूट्रिशन सिक्योरिटी के लिए चैलेंज का काम कर रहा है। एक स्टडी जो स्टैनफोर्ड रिसर्चर्स ने स्टडी की है उसमें पाया गया है जो महाराष्ट्र का जो टोटल क्रॉप एरिया है उसमें से जो 4% एरिया, सिर्फ 4% एरिया शुगर केन की कल्टीवेशन में काम होता है, लेकिन 61% जो वाटर है वो शुगर केन की कल्टीवेशन में यूज़ होता है। तो अब आप देख लो कि कितना ज़्यादा मतलब कि कितना कम उसने एरिया कवर किया हुआ है, लेकिन वो पानी कितना ज़्यादा पी रहा है, ठीक है। तो वही स्टडी फाउंड दैट द शुगर केन ऑक्यूपाइड ओनली 4% ऑफ महाराष्ट्र टोटल क्रॉप्ड एरिया बट टेक अवे 61% ऑफ स्टेट्स इरीगेशन वाटर इन 2010 एंड 11। अभी क्या है, ये आपको पता ही है, जो नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी है वो इथेनॉल की प्रोडक्शन को क्या एनकरेज कर रही है, जो डायरेक्टली किससे बनता है, शुगर केन जूस से इंस्टेड ऑफ मोलासिस। इस वजह से जो इंडिया के वाटर और एनर्जी रिसोर्सेज हैं वो और सस्टेनेबल वे में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होएगा, हम ज़्यादा से ज़्यादा अपना लैंड और इरीगेशन वाटर है उसको फ्री अप कर सकते हैं फॉर ग्रोइंग न्यूट्रिएंट रिच फूड। इससे क्या होएगा, हम जो अभी क्या है, जो आपको पेट्रोल के अंदर हम क्या करते हैं, बायो इथेनॉल को ब्लेंड करते हैं, कितना 5 to 6% ब्लेंड करते हैं। तो हम क्या चाहते हैं 2030 तक हम जो पेट्रोल में बायो इथेनॉल को 20% तक ब्लेंड कर सकें। देखो ऑफकोर्स अगर आप बायो इथेनॉल ब्लेंड करोगे, पहली बात क्या है, आपका कंबशन नहीं होगा, फॉसिल फ्यूल एग्जॉशन नहीं होगा, CO2 एमिशंस कम रिड्यूस होंगी, ठीक है, और आपका जो पेट्रोल है वो भी सस्ता होगा, ठीक है। तो ये क्या है बायो इथेनॉल ब्लेंड करने के फ़ायदे, ठीक है। इंडिया क्या है, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है एंड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ शुगर इन द वर्ल्ड। आपको पता है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है, ब्राज़ील है, उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है, इंडिया है शुगर में, और जबकि कंज्यूमर में हम लार्जेस्ट हैं। इट इज़ हाईली रेगुलेटेड एंड द सेकंड लार्जेस्ट एग्रो बेस्ड कंट्री इंडस्ट्री आफ्टर द टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया। हाईली रेगुलेटेड है और सेकंड लार्जेस्ट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री आफ्टर द टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया हो। आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट टू वर्क ऑन अ रिकैपिटलाइजेशन प्लान आफ्टर इवेल्युएटिंग द इम्पैक्ट ऑफ मोरेटोरियम। देखो इस मोरेटोरियम का क्या मतलब होता है, टेम्परेरी अपनी किसी चीज़ को थोड़ा पोस्टपोन कर दिया। लाइक क्या करते हो, अभी क्या है, गवर्नमेंट ने बोला था कि जब कोविड की वजह से कि हाँ यार आपको बैंक में जो आपको लोन की जो किस्तें भरते हो पर मंथ वो आप 3 महीने तक कभी ना भरो, फिर उसको दोबारा 3 महीने एक्सटेंड कर दिया। तो इस वजह से क्या है ना, जो बैंक्स की जो बैलेंस शीट है ना उसको इफेक्ट पड़ा है, ठीक है। अब उनकी बैलेंस शीट पे इफेक्ट पड़ा है, तो जो क्या है, अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, उन्हें इन्फ्यूज़ कर रही है, हमें कैपिटल दे रही है, ठीक है, क्योंकि बैंक को भी तो अपने जो कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स हैं उन्हें फुलफिल करना है, ठीक है। तो यही बात है इस पूरी न्यूज़ में, ठीक है। सेंटर प्लान्स टू रिकैपिटलाइज पब्लिक सेक्टर बैंक्स आफ्टर असेसमेंट ऑफ इम्पैक्ट ऑफ मोरेटोरियम ऑन बैलेंस शीट्स ऑफ लेंडर, ठीक है। गवर्नमेंट जो सेंटर ने प्लान किया है कि अभी वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स को क्या करेगी, रिकैपिटलाइज करेगी। क्यों, क्योंकि हमने देखा कि जो मोरेटोरियम का हमें क्या इम्पैक्ट पड़ा है बैंक्स पे, ठीक है। RBI ने मार्च में ये अलाउ कर दिया था 3 months मोरेटोरियम ऑन पेमेंट ऑफ ऑल टर्म लोन्स फ्रॉम मार्च 1 to 31 मई, फिर उसे दोबारा एक्सटेंड कर दिया था टू 31 अगस्त, ठीक है। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ये आपको पता भी होगा कि RBI ने मार्च में ये बोल दिया था कि 3 मंथ तक आपके अपना लोन ना भरो, ठीक है, आप क्या कर सकते हो उसके बाद भर सकते हो। उसके बाद उसे 3 महीने और बढ़ा देगा, 31 अगस्त तक बढ़ा दिया गया, जिस वजह से जो RBI की बैंक्स की जो बैलेंस शीट पर उन पर क्या पड़ा है, नेगेटिवली इम्पैक्ट पड़ा है।
पब्लिक सेक्टर जो बैंक्स हैं उनमें देखा गया है, देखो वो अकाउंट करते हैं 62% ऑफ द टोटल होलसेल क्रेडिट अंडर द मोरेटोरियम। ठीक है, बैंक्स रिकैपिटलाइजेशन का मतलब आपको पता ही है कि इन्फ्यूजिंग मोर कैपिटल इन द पब्लिक सेक्टर बैंक सो दैट दे मीट द कैपिटल एडुकेसी नॉर्म्स, इम्प्रूव देयर बैलेंस शीट एंड एक्सेट्रा। ठीक है, देखो कैपिटल एडुकेसी नॉर्म्स क्या है, वही कैश रिजर्व रेशियो रखनी है या SLR रखना है। ठीक है, इन सब जो ये नॉर्म्स हैं इनको फुलफिल कर सके और जो अपनी बैलेंस शीट है उसे इम्प्रूव कर सके। अर्लियस्ट पहले भी गवर्नमेंट ने कैपिटल इन्फ्यूज़ करी थी पब्लिक सेक्टर बैंक्स में बाय इंक्रीजिंग इट्स इक्विटी शेयर होल्डिंग। ठीक है, अभी हमने देखा है कि 2018 से सेंटर क्या है और बार बार रिफंड करी जा रही है दैम विया रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड। अब रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड क्या होते हैं, एक तरह की इन्वेस्टमेंट होते हैं, गवर्नमेंट क्या करती है पब्लिक सेक्टर बैंक्स में इन्वेस्टमेंट करती है और उस इन्वेस्टमेंट में क्या करती है वो अपना इंटरेस्ट अर्न करती है। ठीक है, यही है रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड। रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड इज क्लासिफाइड एज एन इन्वेस्टमेंट विच अर्न्स देन एन इंटरेस्ट एंड इज नॉट काउंटेड अंडर द फिस्कल डेफिसिट कैलकुलेशन। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि 2018 से जो गवर्नमेंट कर रही है, क्या कर रही है, बार बार जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उन्हें क्या कर रही है, रिकैपिटलाइज कर रही है। कभी क्या किया उसने रिकैपिटलाइज कैसे कर लिया, अपनी शेयर उसमें बढ़ा दिए। ठीक है, PSB में। ठीक है, कभी क्या कर रही है रिकैपिटलाइज बॉन्ड उसमें क्या कर रही है, फंड कर रही है। ठीक है, तो अलग अलग मेथड से क्या कर रही है, बैंक्स को क्या कर रही है, रिकैपिटलाइज कर रही है। ठीक है, एक रिपोर्ट किया गया था जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया दैट इज जो हमारे कैग हैं, ठीक है, उन्होंने रिपोर्ट किया था कि वो इस मैटर में देखना चाहते हैं कि जो गवर्नमेंट जो रिकैपिटलाइज कर रही है, ठीक है, वो क्या उस मनी को हम अच्छे से करेक्टिवली वे में यूटिलाइज कर भी रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो यही लिखा है। इट इज़ ऑल्सो रिपोर्टेड दैट द कैग वांटेड टू लुक इनटू द इशू ऑफ रिकैपिटलाइजेशन ऑफ PSU बैंक। ऑडिटर वुड फाउंड, ये क्या देखना चाहते थे कि वेदर मनी गिवन टू दिस बैंक एज पार्ट ऑफ द रिकैपिटलाइजेशन हैज़ बीन यूटिलाइज करेक्टली, कि क्या उस पैसे को आपने करेक्टली वे में इस्तेमाल किया है या नहीं। ठीक है, अर्लियर पहले क्या कैग अनश्योर था ऑफ इट्स लोकल स्टैंडी एज बैंक्स कम्स अंडर द परव्यू ऑफ RBI, क्योंकि क्या है बैंक्स RBI के परव्यू के अंडर थे, तो कैग को पता नहीं था कि भाई मुझे अधिकार है भी या नहीं सुनने का। ठीक है, लेकिन अब क्या है कि अब वो इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, स्क्रूटनी का मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन, वो कर सकता है अगर वो क्या है फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर आता है। ठीक है, तो आई होप्स गाइज आपको ये समझ में आया होगा कि गवर्नमेंट, देखो न्यूज़ क्या थी वो मैंने आपको फर्स्ट ही पहले ही बताई थी कि गवर्नमेंट क्या करेगा, सिंपली है जो पब्लिक सेक्टर बैंक को क्या कर रहा है, रिकैपिटलाइज कर रहा है। ठीक है, अगली न्यूज़ में पढ़ते हैं PLI स्कीम टू हेरल्ड अ न्यू इरा इन मोबाइल एंड कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग। अभी क्या है, देखो ये देखने को मिला जो 22 कंपनीज हैं उन्होंने रजिस्टर करा है किसमें, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है, इसमें क्या किया है 22 कंपनीज ने रजिस्टर किया है फॉर इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर। इस कंपनी जो ग्लोबल कंपनीज में भी जिसने इन्वेस्ट किया, जैसे सैमसंग ने भी किया, राइजिंग स्टार वगैरह, इन सब ने क्या किया, इन्वेस्ट किया। देखो मैनी स्टेट गवर्नमेंट भी बहुत है, जैसे UP, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उन्होंने भी क्या किया है, इंसेंटिव्स ऑफर किए अबव PLI स्कीम टू अट्रैक्ट मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरर्स टू सेटअप प्लांट। देखो क्या है, ये हमने कुछ दिन पहले भी पढ़ा था, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम यही था कि आप क्या कह रहे हो कि आप आओ हमारे क्या है, हमारे इंडिया में ज़्यादा के मोबाइल मैन्युफैक्चर करो या इलेक्ट्रॉनिक जो कंपोनेंट, इलेक्ट्रॉनिक जो भी मटेरियल है उन्हें क्या करो, मैन्युफैक्चर करो। इसमें क्या होएगा, जो भी कंपनीज इनमें इन्वेस्ट करेंगी उन कंपनीज को क्या करेंगे, वो टैक्स क्या देंगे, टैक्स में इंसेंटिव मतलब कि उनका जो टैक्स है उनमें कम कर देंगे। ठीक है, सब्सिडी टाइप दे देंगे। ठीक है, अगर वो 10% टैक्स देते तो 10% बोलेंगे चलो रहने तो तुम 7% टैक्स दे दो। ठीक है, इस तरह से क्या करेंगे, उन्हें इंसेंटिव दे देंगे डिफरेंट। ठीक है, अब क्या कर रही है स्टेट गवर्नमेंट अट्रैक्ट करने के लिए क्या कर रही है, अगर गवर्नमेंट ने बोला, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि चल ठीक है मैं तुम्हें 3% इंसेंटिव दे दूंगा, तो स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही है और ज़्यादा इंसेंटिव दे रही है कि ज़्यादा जो फॉरेन जो मतलब कि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं ना वो मेरी तरफ अट्रैक्ट हों। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया है कि क्या है। ठीक है, नाउ मैंने ये बता ही दिया, जो मैंने स्टेट गवर्नमेंट जैसे UP, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, दे आर ऑफरिंग इंसेंटिव अबव द PLI स्कीम टू अट्रैक्ट मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरर्स टू सेटअप द प्लांट, कि आओ और यहाँ पे प्लांट सेटअप करो। स्टेट क्या क्या ऑफर करे, लैंड पे रिबेट दे दिया, कैपिटल और पावर सब्सिडीज़ दे रही है कि अगर आप वैट या जो भी स्टैम्प ड्यूटी दोगे उसको हम क्या कर देंगे, रीएम्बर्स कर देंगे, वापस आपको दे देंगे। ठीक है, अभी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, फिर भी हम पढ़ लेते हैं। ये क्या करेगी, इंसेंटिव देगी 4 to 6% का टू इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी विच मैन्युफैक्चर मोबाइल फ़ोन्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, जो भी मोबाइल फ़ोन्स बना रहे हैं या इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उन्हें क्या करेगी 4 to 6% इंसेंटिव प्रोवाइड करेगी। ये किसका पार्ट है, ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स का ये पार्ट है PLI स्कीम। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन करेगा, इसको इम्प्लीमेंट करेंगे थ्रू द नोडल एजेंसी विच विल एक्ट एज अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी, प्रोवाइड करेगी सेक्रेटेरियल, मैनेजरल और इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट। एलिजिबिलिटी क्या है,
जो भी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं जो कि इंडिया में है या फिर उनकी जो कोई भी यूनिट है वो इंडिया में रजिस्टर्ड है, वो इस स्कीम में अप्लाई करने के लिए क्या है, एलिजिबल है। ठीक है, टेनर क्या है, 5 साल के लिए। बेनिफिट क्या है, ऑफकोर्स हमें क्या आएगा, हम जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उन्हें अट्रैक्ट कर पाएंगे, अट्रैक्ट द बिग फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन द सेक्टर। और हम जो अपनी डोमेस्टिक मोबाइल फ़ोन मेकर्स को उन्हें एनकरेज कर पाएंगे, एनकरेजिंग डोमेस्टिक मोबाइल फ़ोन मेकर्स टू एक्सपेंड देयर यूनिट्स एंड प्रेजेंस इन इंडिया, कि अपनी यूनिट्स को आप एक्सपेंड करो और इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा क्या अपनी प्रेजेंस दिखाओ। सो आई होप आपको ये न्यूज़ समझ में आई होगी। चलिए अपनी नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल सेट स्ट्रिंजेंट कंडीशन, स्ट्रिंजेंट मतलब होता है स्ट्रिक्ट कंडीशन रखना फॉर कमर्शियल यूज़ ऑफ ग्राउंड वाटर, मतलब आप ग्राउंड वाटर अगर कमर्शियली यूज़ कर रहे हो तो एनजीटी ने उसके लिए कुछ स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस क्या रखी हैं। अभी एक रूलिंग में एनजीटी ने कुछ डायरेक्शंस इशू करी हैं फॉर ग्राउंड वाटर यूसेज टू किसको, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति एंड द सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड। ठीक है, अभी एनजीटी ने 2 मिनिस्ट्रीज़ को क्या किया है, इशू करें डायरेक्शन, किसको, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति और साथ में सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड को क्या करेंगे, गाइडलाइंस इशू करेंगे किस तरह से आप ग्राउंड वाटर को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, देखो अगर देखा जाए देयर मस्ट बी नो जनरल परमिशन फॉर विड्रॉल ऑफ ग्राउंड वाटर particularly to any commercial entity without environmental impact assessment of such activity। देखो अगर देखा जाए ऐसी कोई जनरल परमिशन आपको नहीं लेनी पड़ती अगर आपको कोई भी मतलब कि काम करना हो, लेकिन ये है कि अगर कोई ऐसी एक्टिविटी जिससे एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट पड़ रहा हो, ठीक है, तो आपको क्या लेनी पड़ेगी, तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो यही बताया, परमिशन टू एक्सट्रैक्ट ग्राउंड वाटर मस्ट बी फॉर द स्पेसिफिक टाइम एंड क्वांटिटी ऑफ वाटर नॉट फॉर द परपेचुटी। देखो जो भी आपको परमिशन मिलेगी ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट करने की, वो आपको एक स्पेसिफिक टाइम के लिए मिलेगी कि हाँ यार 2 साल के लिए लेना है या कितने महीने के लिए लेना है, और क्वांटिटी ऑफ वाटर कि हाँ यार मैं इतने टन ऑफ वाटर इसमें से निकालूंगा या कितने मिलियन टन ऑफ वाटर मैं इसमें से निकालूंगा। ठीक है, ये आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। यही नहीं कि आपको फॉर एवर मिल जाएगी। परपेचुटी का मतलब कि जिसमें कोई नो मैच्योरिटी डेट हो, कोई फिक्स डेट ना हो। ठीक है, ठीक है, इसका जो परमिशन दी जाएगी वो उसको भी एनुअली रिव्यू भी किया जाएगा। ठीक है, एनुअल रिव्यू ऑफ परमिशन गिवन टू बी कंडक्टेड, और वो कौन करेगा, इंडिपेंडेंट और जो एक्सपर्ट इवैल्यूएशन है वो क्या करेंगे, एनुअली इस परमिशन को क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे। ग्राउंड वाटर लेवल्स मस्ट बी ऑडिटेड एंड रिकॉर्डेड इन कंप्लायंस विद कंडीशन गिवन फॉर द परमिशन, सच ऑडिट्स मस्ट बी पब्लिश ऑनलाइन। ग्राउंड वाटर का क्या लेवल है, कितना कम हो रहा है, किस वजह से कमर्शियल एक्टिविटीज़ की वजह से क्या मेरे ग्राउंड वाटर पर प्रभाव पड़ रहा है, इसकी एक जानकारी भी पूरी ऑडिट की जाएगी और इसको रिकॉर्ड भी किया जाएगा। ठीक है, और इन ऑडिट्स को ऑनलाइन भी पब्लिश किया जाएगा। अर्लियर पहले एनजीटी ने बोला था, हैज सेड दैट ऑल दैट ओवर एक्सप्लॉइटेड क्रिटिकल एंड द सेमी क्रिटिकल असेसमेंट यूनिट मस्ट अंडरगो वाटर मैपिंग। ठीक है, अब जरा देख लेते हैं इंडिया में जो ग्राउंड वाटर का क्या स्टेटस है। इंडिया अकाउंट करते हैं 25% ऑफ द टोटल एनुअल ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्टेड, मतलब कि अगर पूरे वर्ल्ड में 100 यूनिट्स ऑफ वाटर एक्सट्रैक्ट हो रहे ग्राउंड वाटर, तो इंडिया उसमें से 25 यूनिट्स ऑफ वाटर एक्सट्रैक्ट करती है। इंडिया इज़ करंटली एट द 120th रैंक अमंग द 122 कंट्रीज इन द वाटर क्वालिटी इंडेक्स रिलीज बाय द वाटर एड। वाटर एड ने एक इंडेक्स रिलीज़ किया था, दैट इज़ द वाटर क्वालिटी इंडेक्स। उसमें जो इंडिया का रैंक था वो 120 था आउट ऑफ 122। सो आप देख सकते हो कि हम वाटर को कितना ज़्यादा ओवर एक्सप्लोटेशन कर रहे हैं। ठीक है, 54% ऑफ द इंडियाज़ ग्राउंड वाटर वेल्स हैव डिक्रीज इन लेवल। ऑलरेडी इंडिया का जो 54% ग्राउंड वाटर लेवल है वो ऑलरेडी डिक्रीज हो चुका है, जिसमें से जो 21 मेजर सिटीज़ हैं वो देखा जाएगा 2020 तक ग्राउंड वाटर से, जो ग्राउंड वाटर का जो पानी है उससे हाथ धो बैठेंगी। ठीक है, विथ 21 मेजर सिटीज़ अक्रॉस द करंट कंट्री एक्सपेक्टेड टू रन आउट ऑफ ग्राउंड वाटर बाय 2020। ठीक है, जो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड है वो रेगुलेट करता है एंड कंट्रोल करता है डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज इन द कंट्री। तो ठीक है गाइज, आई होप आपको ये समझ में आया हो। चलो अब आपकी कुछ छोटी छोटी न्यूज़ का समय है। CERC गिव्स नोट फॉर द थर्ड पावर एक्सचेंज इन द कंट्री। तो अभी आपको पता है इंडिया में 2 पावर एक्सचेंजेस हैं, जैसे इंडियन एनर्जी एक्सचेंज है और एक पावर एक्सचेंज ऑफ इंडिया है। अभी CERC दैट इज़ द सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने अभी तो थर्ड पावर एक्सचेंज है उसको भी परमिशन दे दी है। ठीक है, तो अभी क्या है, जो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन है हैज़ अप्रूव द एप्लीकेशन ऑफ द प्रांजूरा सोल्यूशन लिमिटेड। ये कंपनी है जिसे प्रमोट किसके द्वारा किया गया, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, PTC लिमिटेड और ICICI बैंक के द्वारा, कि वो अपना पावर एक्सचेंज सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, कौन, प्रानुर्जा सोल्यूशन लिमिटेड, आपको पता होना चाहिए। करंटली इंडिया के पास 2 पावर एक्सचेंज है, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज और पावर एक्सचेंज। ठीक है, इंडिया पावर एक्सचेंज क्या करता है आपको पता है, यहाँ पे आप क्या कर पावर का क्या है सेल और परचेज कर सकते हो। डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं इसमें, डे अहेड, ठीक है, मतलब दिन के दिन में करना, इमीडिएट करना या फ्यूचर पे यूज़ करना। ठीक है, टर्म अहेड होता है, रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट, और ये भी जो भी रिसेंटली इंट्रोड्यूस है रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी मार्केट, जो भी आप इसमें क्या कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज है जिस तरह आप क्या कर सकते हो, बस वहाँ ट्रेड कर सकते हो किसका, पावर का।
आगे बढ़ते हैं। पैनल सुजेस्ट ट्विक्स इन राइस प्रोक्योरमेंट स्ट्रेटेजी ऑफ फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। एक पैनल उसने सुजेस्ट किया है कि जो राइस परचेजिंग स्ट्रेटेजी है एफसीआई की, उसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। जो पैनल 15 फाइनेंस कमीशन के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, उसने सुजेस्ट किया कि जो हमारा राइस है, जो हमारा चावल जो हाई सरप्लस में आया है, उसको हमें अवेलेबल कराना चाहिए एक्सपोर्टर्स को, मतलब ये जो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकें बाय सुटेबली मॉडिफाइंग एफसीआई प्रोक्योरमेंट स्ट्रेटेजी। एफसीआई की जो प्रोक्योरमेंट स्ट्रेटेजी है, पहले हम उन्हें अगर इंप्रूव करके ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे सरप्लस राइस हैं उन्हें एक्सपोर्टर्स को दे जाए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा आगे एक्सपोर्ट कर सकें। ठीक है, एफसीआई आपको पता है लार्जेस्ट बायर हमारे राइस का इन द डोमेस्टिक मार्केट फॉर द पीडीएस एप्रोक्स जो 40 मिलियन टन्स एनुअली क्या करती है एफसीआई राइस को क्या करती है परचेज करती है। राइस इज़ अमंग द बिगेस्ट एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट। इंडिया में सबसे ज़्यादा कोई एक्सपोर्ट होता है ना एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट, तो वो राइस होता है फ्रॉम इंडिया, साथ में किसी बुफेलो मीट और कॉटन के साथ ही। इंडिया का ये सिंगल लार्जेस्ट कमोडिटी है, जिससे हमें $7.3 बिलियन का ट्रेड सरप्लस है। मतलब कि कोई चीज़ है जो हमें क्या है ज़्यादा फ़ायदा दे रही है, नहीं तो हम हर जगह तो डेफिसिट में ही रहते हैं। ठीक है, तो राइस क्या है, सिंगल लार्जेस्ट कमोडिटी है, जिससे हमें कितना ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है। आप देख रहे हो ट्रेड करके $7.3 बिलियन का हमें फ़ायदा मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट स्टेट्स टू प्रोवाइड सपोर्ट टू सीनियर सिटीजन। आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि इस न्यूज़ में क्या होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट्स को बोला है कि वो केयर प्रोवाइड करें, सपोर्ट प्रोवाइड करें, और जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट है उनकी प्रायोरिटी दें किनको, सीनियर सिटीजन्स को, स्पेशली जो लोग अकेले रह रहे हैं या फिर जो क्वारंटाइंड है अमंग द कोविड-19 पैंडेमिक। सुप्रीम कोर्ट ने और डायरेक्शन दिए हैं कि जो भी ऑल एलिजिबल ओल्ड एज पर्सन को क्या है रेगुलरली उनको पेड पेंशन मिलनी चाहिए, उन्हें नेसेसरी मेडिसिन, मास्क, सैनिटाइजर या जो भी अदर एसेंशियल गुड्स हैं वो उन्हें प्रोवाइड करने चाहिए। जो एल्डरली पीपल है उन्हें हमें प्रायोरिटी देनी चाहिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल की एडमिशन में। ठीक है, अगर उन्हें हेल्थ केयर के लिए कुछ भी फैसिलिटी चाहिए तो उन्हें हमें प्रायोरिटी देनी है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्शन इशू करें किसको, स्टेट्स को। आगे बढ़ते हैं। सहकार कूप ट्यूब एनसीडीसी चैनल। अब ये एक न्यू इनिशिएटिव किसके द्वारा, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का, ताकि हम फार्मर्स को और यूथ को एनकरेज कर सकें कि वो किस तरह से जो कोऑपरेटिव्स का बेनिफिट उठा सकें। अब ये देखो ये इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई, जो नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, ये क्या है, स्टैट्यूटरी बॉडी, अंडर किसके अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। गाइस वेरी इंपॉर्टेंट कि जो एनसीडीसी है ये स्टैट्यूटरी बॉडी है और किस मिनिस्ट्री के अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंडर है। ये एपेक्स फाइनेंशियल और डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन है, एक्सक्लूसिवली डिवोटेड टू द कोऑपरेटिव सेक्टर। ये क्या करता है, स्ट्रेंथन करता है और प्रमोट करता है प्रोग्राम्स अक्रॉस सेक्टर्स, जो एग्रीकल्चर या उससे रिलेटेड जो फील्ड्स हैं उन्हें क्या करता है, स्ट्रेंथन करता है। जैसे डेयरी हो गया, पोल्ट्री, लाइव स्टॉक, फिशरीज, कॉटन गिनिंग, स्पिनिंग, शुगर एंड नोटिफाइड सर्विस लाइक हॉस्पिटैलिटी, ट्रांसपोर्ट, रूरल हाउसिंग, हॉस्पिटल, हेल्थ केयर एक्सेट्रा। तो इन्हें क्या करता है, प्रमोट करता है, स्ट्रेंथन करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कन्वर्टिंग पीपीई इनटू बायोगैस। अभी आपको पता है कोविड के चलते हुए जो पीपीईज हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही हैं और बहुत मात्रा में उन्हें क्या कर रहे हैं, हम डंप कर रहे हैं। इस वजह से जो वेस्ट है ना पीपीई का वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, मतलब आप सोच भी नहीं सकते कितना बढ़ गया। तो अभी इसको है कि जो पीपीई से जो प्लास्टिक है हम उसे बायोफ्यूल में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो यही बात है इसमें। अकॉर्डिंग टू अ न्यू स्टडी, जो प्लास्टिक जो फ्रॉम यूज पीपीई कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम इट्स, जो इसका प्लास्टिक है दैट इज़ अ पॉलीप्रोलाइन, उससे हम इसको बायोफ्यूल में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे विथ स्टैंडर्ड फॉसिल, मतलब एक पायरोलिसिस टेक्निक यूज़ करके हम क्या करेंगे, जो इसके प्लास्टिक है उसे हम किस में चेंज करेंगे, बायोफ्यूल्स में। ठीक है, पायरोलिसिस क्या होता है, केमिकल प्रोसेस होती है जिसमें हम जो प्लास्टिक है उसे ब्रेक डाउन करेंगे हाई टेम्परेचर पे, लाइक 300 to 400 डिग्री का टेम्परेचर देके हम उससे प्लास्टिक को ब्रेक डाउन करेंगे विदाउट द ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन नहीं देंगे हम। ठीक है, हम उसे 300 से 400 डिग्री पे क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे। प्रेजेंटली क्या है, ये हमें इस वक्त ज़रूरत है, क्योंकि अभी आपको पता है कि कितनी ज़्यादा पीपीई डंप कर रहे हैं। इस वजह से इस प्रॉब्लम से हमें क्या करेगा, हम छुटकारा मिलेगा। बीइंग डिस्पोज ऑफ एट अनप्रेसिडेंटेड लेवल, हमने ऑलरेडी बता चुके हो कि कितनी मात्रा में जो पीपीई किट्स हैं उन्हें हम डंप कर रहे हैं ड्यू टू द करंट कोविड पैंडेमिक की वजह से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूएस बार्स H1B वीज़ा होल्डर्स फ्रॉम फेडरल जॉब। गाइस जैसे आपको पता है इंडिया में भी देखो सेंट्रल लेवल की जॉब्स होते हैं, स्टेट लेवल की जॉब्स हैं। तो यूएसए ने अभी क्या बोला है, जो उसकी जो स्टेट्स हैं उन्हें बोल दिया कि जो H1B वीज़ा जो होल्डर करते हैं, मतलब जो फॉरेनर लोग हैं उन्हें क्या करना है, आपको स्टेट्स को बोल दे कि आपको जॉब नहीं देनी अपनी अपनी स्टेट में। ठीक है, जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर विल प्रिवेंट फेडरल एजेंसीज फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग और सब कॉन्ट्रैक्टिंग फॉरेन वर्कर्स मेनली दोज ऑन H1B वीज़ा फ्रॉम हायरिंग। जो भी फॉरेन बंदा है, लाइक हम इंडिया के बंदे यूएसए में जाते हैं, हमारे पास H1B वीज़ा है, तो यूएसए ने बोल दिया है कि आपको जो H1B वीज़ा जिन लोगों ने होल्ड किया हुआ है उनको अपनी फेडरल एजेंसीज में जॉब नहीं देनी। ठीक है, अभी ये H1B कौन से वीज़ा होते हैं, ये मेनली जो आईटी प्रोफेशनल्स को मिलता है। ठीक है, मतलब मेनली हमारे इंडियन आईटी प्रोफेशनल लगते हैं
ठीक है। नॉन इमिग्रेंट वीज़ा होता है जो अलाउ करता है यूएस कंपनीज़ को कि हाँ आप फॉरेन वर्कर्स को एम्प्लॉय कर सकते हो इन स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन दैट रिक्वायर्ड थ्योरेटिकल और टेक्निकल एक्सपर्टाइज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूनाइटेड नेशंस पॉलिसी ब्रीफ ऑन द पेंडेमिक्स इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन। यूनाइटेड नेशन ने ये बोला कि यार एजुकेशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। देखो हमने ये पहले भी काफ़ी बार पढ़ा है, लाइक मंथली करंट अफेयर्स में तो मैंने पढ़ाया है, एक बार देख लेते हैं फाइंडिंग क्या है। देखो ये देखा जा रहा है, यूएन ने ये बोला है कि 24 मिलियन चिल्ड्रन ऐसे हैं कि वो अगले साल स्कूल में रिटर्न नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी इकोनॉमिक फॉल आउट से क्या गुजर रहे हैं। जो एजुकेशनल फाइनेंसिंग गैप है वो ऑलरेडी इंक्रीज़ हो चुके हैं, 1/3 इंक्रीज़ हो चुके हैं। मोर देन जो 1.6 बिलियन लर्नर्स हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, उनकी पढ़ाई पे कहीं ना कहीं इम्फेक्ट पड़ा है बाय द डिस्ट्रप्शन ऑफ दिस एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, बेरट ये तो आपको पता ही कि कितना ज़्यादा मतलब कि ब्लास्ट हुआ है, ठीक है, लेबनान में, जिस वजह से कितने लोगों की मृत्यु भी हुई है और साथ में कितने लोग इंजर्ड हुए हैं। तो यही बात है, अ ह्यूज ब्लास्ट एट बेरट पोर्ट हैज़ किल्ड मोर देन 100 पीपल एंड इंजर्ड ओवर 4000। बेरट आपको पता है ये कैपिटल है, लार्जेस्ट सिटी है किसके, लेबनान की। ये कहाँ लोकेट है? मेडिटेरियन कोस्ट ऑफ द फुट ऑफ द लेबनान माउंटेन। ठीक है, तो ये आज के करंट अफेयर्स पूरे हो गए हैं। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करना और अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट करना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।